आओ बच्चों 10.2 स्टार्ट करते हैं। 10.2 का पहला क्वेश्चन, 10.1 क्लियर हो गया होगा, अभी जाके देखो, हर क्वेश्चन आप कर पाओगे, बहुत ही ईजी था। नाउ 10.2 को देखते हैं। 10.2 का पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। पहले एक सर्कल बनाते हैं, क्वेश्चन को, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। बच्चों एक सर्कल है अपना, ये है सर्कल पूरा गोल गोल, ओके डन, वेरी गुड। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, मान लो इधर से टेंजेंट जा रहा है, इस पॉइंट से, इधर से मैं दिखा रहा हूं कि इधर से टेंजेंट जा रहा है। इस टेंजेंट के ऊपर में कोई पॉइंट सपोज क्यू है, यहां पे लिखा है कि यहां से जो टेंजेंट का लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर। इस सर्कल के ऊपर सपोज इस पॉइंट पी पे ये टेंजेंट हो गया पी क्यू, तो बोला है क्या, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ओके डन, मैं मान लेता हूँ दिस इज 24 सेंटीमीटर। ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, मान लो इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, तो इस सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है बच्चों वो दिया है 25 सेंटीमीटर। दिस इज 25 सेंटीमीटर। क्लियर होगा आपको। यहाँ पे बोला है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज मतलब आपको ये वाला वैल्यू पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, रेडियस का वैल्यू हमारा क्या होगा। बच्चों अगर आप गौर से देख पा रहे होगे तो आइडिया आपको लग चुका होगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझा, इसको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाया यहाँ पे, और फिर समझ में आ गया कि पाइथागोरस लगने वाला है। कैसे लगने वाला है भाई साहब, अगर ये रेडियस और टेंजेंट को देखो, 10.1 थ्योरम, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर थ्रू देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो क्या ये 90 डिग्री होगा, और जैसे ये 90 सामने वाला हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, क्या क्लियर हो गया, क्या पाइथागोरस लगने वाला है। तो आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, वैसे तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, बट कभी कभी क्या है आपको 2 मार्क्स में पूछ देगा, तो आपको थोड़ा लिखना चाहिए कि क्वेश्चंस जब भी ज्योमेट्री का करो ना, तो ये चीज़ आप मेंशन किया करो कि क्या दिया हुआ है, क्या हमें फाइंड करना है, और फिर क्या आप लगा रहे हो, वो चीज़ आपको लिखना चाहिए। तो चलो मैं भी लिखता हूँ। गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन दिया है ए सर्कल विथ सेंटर ओ, वो लिख लेना। उसके आगे यहाँ पे ओ क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, ओ क्यू इजिकल टू 25 सेंटीमीटर। इसके बाद पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। डन। इसके बाद है ना ओ पी हमें फाइंड करना है, तो फाइंड क्या है यहाँ पे करना हमें, टू फाइंड, तो इसमें हमें ओ पी को ढूंढना है, ओ पी को ढूंढना है। इतनी बातें हम लोगों ने लिख लिया। अब ये ओ पी पी क्यू के ऊपर में परपेंडिकुलर है, ये देख के लगता है, बट ये मेंशन भी कर दो, हेयर OP इज परपेंडिकुलर टू PQ फ्रॉम 10.1, या अगर ये थ्योरम का नाम याद नहीं है 10.1, तो यहाँ से लिख सकते हो हेयर OP इज परपेंडिकुलर टू PQ एज वी नो दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस बात को आप लिख सकते हो, इतना बड़ा लाइन नहीं लिखने के लिए मैंने 10.1 लिखा, वैसे भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। डन। अब लिखेंगे जब ये ऐसा है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ से लिख सकते हैं सो नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ। अब बोलोगे सर 1 मार्क का क्वेश्चन में इतना क्यों टाइम लगेगा, तो सीधे ऑप्शन टिक करो ना, वो आप कर देना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में, चूंकि सर्कल में क्या है ना बहुत कम क्वेश्चन है, तो मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको कैसे पूछ लिया जाए कहना मुश्किल है, कभी 2 मार्क्स में भी है तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल OPQ में लगाओ तो क्या होगा, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से आएगा OP, इधर से आएगा PQ, तो OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, चेक कर लो, OQ स्क्वायर OP स्क्वायर PQ स्क्वायर। डन। OQ का वैल्यू कितना है 25 का स्क्वायर इक्वल टू OP का वैल्यू कितना है नहीं पता है भाई साहब, OP को OP ही रहने देते हैं, प्लस OP ही तो ढूंढना है, देखो ना OP। PQ का वैल्यू है 24 स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625 इज इक्वल टू OP स्क्वायर, अब प्लस 24 का होता है 576। अगर आपको याद नहीं है तो याद रखो, नहीं तो मल्टीप्लाई करो। अब तुमको OP स्क्वायर चाहिए तो इसको इधर लेना पड़ेगा, तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। डन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा 9,
ये होगा 11, 11 में से 7 जाएगा 4 और ये 5 यहाँ हो गया, दैट इज इक्वल टू OP²। अब सीधा कर लो, OP² इज इक्वल टू 49, तो OP का वैल्यू क्या हो जाएगा, √49, और दुनिया जानती है √49 हमेशा 7 ही देता है। तो ये आपका जो रेडियस है वो आ चुका है 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन इसमें देखो ऑप्शन है क्या, यस, पहला ही ऑप्शन है हमारा 7 सेंटीमीटर। अरे आ गया क्या, दूसरे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत है भी क्या। तो अगर आप सिंगल सिर्फ टिक करने के लिए आए तो डायरेक्ट पाइथागोरस लगाओ हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो 2 मार्क्स में आ गया, ऑप्शन नहीं दिया है, तो थोड़ा सा लिख दिया करो, प्रैक्टिस डालो। बस प्रैक्टिस करना सिखा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन को लिखने भी आना चाहिए। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, इसको छाप लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 तब तक पढ़ो, क्या है, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर तो दिया ही नहीं है भाई, तो फिगर मुझे बनाना पड़ेगा। फिगर यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास है इस तरह से, एक सर्कल दिया हुआ है इस तरह से, डन, और उसके बाद यहाँ पे सेंटर है और ये वाला पॉइंट इस तरह से आया है, एक पॉइंट इधर से गया है, ठीक है, इसका नाम दिया है P और इधर दिया है Q। यहाँ से एक टेंजेंट इधर गया है, इधर से एक टेंजेंट इधर गया है, और यहाँ पे पॉइंट का नाम है T, ठीक है। ये वाला जो सेंटर वो है, यहाँ पे एंगल दिया है 110 डिग्री, ओके, डन। तो आपसे जो पूछा गया है वो क्वेश्चन को आप देख सकते हो। क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चों मैंने फिगर नहीं बनाया था, अभी बना दिया है। अब देखो, इन द गिवन फिगर, ये जो गिवन फिगर दिख रहा है, इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर O, आपको दिखने लगा होगा, आपको दिख रहा होगा, ये देखो TP यहाँ पे और TQ यहाँ पे, ये दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर क्या है, टेंजेंट। इसको आप इधर ले जा सकते हो। बोला है कि एक्चुअली यहाँ तक ना लेंथ काउंट किया जाता है, आगे चला जाएगा तो वो इनफाइनाइट तक जाएगा ना, तो लाइन सेगमेंट यहाँ तक जो बनता है ना उसको ही टेंजेंट का लेंथ बोलते हैं, याद रखना हमेशा। तो TP हो गया यहाँ पे टेंजेंट, TQ हो गया यहाँ पे टेंजेंट, और ये अपना रेडियस है, व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ रेडियस, रेडियस दिया है या नहीं देखते हैं, उससे उसका मतलब नहीं है। बोल रहा है क्या कि सो दैट एंगल OP, इस तरह से कि एंगल POQ का वैल्यू 110 डिग्री है, ये भी क्लियर है। देन एंगल PTQ इज इक्वल टू, तो बोला है जो एंगल PTQ ये वाला एंगल होगा ना बच्चों, ये वाला एंगल, ये आपको ढूंढना है। मतलब यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन क्या है, तो गिवन में लिख सकते हैं सर्कल विथ सेंटर O हैविंग टू टेंजेंट्स TP एंड TQ वेयर T इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, इतना लिख सकते हैं लिखने की अगर बारी आएगी तो। एंड दूसरी बात जो यहाँ पे लिखी हुई है गिवन में, वो लिख देता हूँ, एंगल POQ, एंगल POQ इज इक्वल टू कितना है, 110, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है यहाँ पे, तो हमें जो फाइंड करना है बच्चों वो है एंगल PTQ, हमें ये ढूंढना है, ये वाला वैल्यू। अब आप पहले करो, कुछ आइडिया आ रहा है तो बताओ, कुछ आइडिया आ रहा है तो बताओ कैसे करेंगे। देखो ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो क्या ये 90 डिग्री होगा। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो क्या ये 90 डिग्री होगा। अरे होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ लिखो हेयर, यहाँ लिखो OP इज परपेंडिकुलर टू PT एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू TQ। कहाँ से है ये दोनों, 10.1 थ्योरम से। यहाँ पे आप पूरा स्टेटमेंट भी मेंशन कर सकते हो ब्रैकेट में कि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर थ्रू देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है, क्लियर है, ओके डन। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OQT इज ऑल्सो 90 डिग्री। और बच्चों ऑलरेडी पहले से ये एंगल दिया हुआ है। अच्छा देखो, एक साइड ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा चौथा, 4 साइड से बना हुआ कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 लाइन सेगमेंट है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, 3 साइड ट्रायंगल। तो उस हिसाब से 3 साइड का जब होता था तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा के 180 करते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे इन चारों को देखते हुए समझ रहा हूँ कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा सकते हैं क्या। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ
क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ पी टी हो गया, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस पी टी क्यू, जो हमें ढूंढना है, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 180 मत बोल देना, 360, क्योंकि हम लोग क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल का उसका डबल 360, तो 360। अब देखो एंगल ओ पी टी वैल्यू दिया हुआ है, यस 90 डिग्री, प्लस एंगल पी ओ क्यू दिया हुआ है क्या, अरे पी ओ क्यू दिया है क्या, यस पी ओ क्यू 110 प्लस एंगल ओ क्यू टी दिया है क्या, ओ क्यू टी, यस ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है। अब प्लस ये हमें एंगल पी टी क्यू ढूंढना है। तो आप देखो इनको ऐड करो, 90 90 180, 180 में 110 ऐड कर देंगे, 0819 290 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा 290 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री माइनस 290 को उधर ले जाते हैं। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? मैं बिल्कुल स्लो जा रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं किया। पहले मैंने यहाँ पे ये दोनों एंगल ढूंढ लिया 90 90 10.1 थ्योरम से, फिर एक तो दिया ही हुआ था। टोटल क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, 3 पता है, एक ढूंढना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो वही तो कर रहा हूँ। अब 360 में से 290 को माइनस कर लो, 0 16 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ? 7 हो जाएगा। और यहाँ पे बस आगे नहीं जा सकते, 70 डिग्री आ रहा है, मतलब देयरफॉर एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड दैट इज योर आंसर। क्या 70 है क्या? क्या 70 है क्या? यार यहीं पे तो छुपा हुआ था। तो इसको मैं बस एक्सप्लेनेशन के साथ लिख रहा हूँ, बट इतना ये डिफिकल्ट है नहीं। अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मिनट ही लगना चाहिए। यहीं पे सोचेंगे, यहाँ 90 90 90 90 180 180 110, यहाँ पे ऐड कर लेंगे 290, 360 में से 290, इतना लिखेंगे क्या? अरे नहीं, ऑप्शन टिक करना है तो बस मुश्किल से 20 सेकेंड लगेगा। अरे क्लियर है क्या? तो चलो इसको छापो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? करो। आओ बच्चों क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन 1 and 2 क्लियर हो गया है, तो क्वेश्चन 3 करते हैं। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल पे हमने क्या किया है, एक्सटर्नल पॉइंट पी से, इस पॉइंट पी से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। दिस इज 1 टेंजेंट, पहले हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, फिर पॉइंट ले लेंगे, इससे अच्छा रहेगा। ये मान लो हमारा यहाँ पे पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट P। मान लो P एक टेंजेंट है, PB ये टेंजेंट है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्कल का सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है कि PA एंड PB जो टेंजेंट है वो इंक्लाइंड है कितने पे, 80 डिग्री पे, ठीक। तो बोला है कि एंगल POA कितना होगा। PO मान लो सेंटर O है यहाँ पे A, पहले इसको ज्वाइन कर लो, ये हमारा ये हो गया और दिस इज रेडियस। आपको पता है ये वाला जो एंगल है वो पूछा गया है आपसे। तो सबसे पहले गिवन में लिख लेते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है, लिखने की जरूरत नहीं है, बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, गिवन ए सर्कल विथ सेंटर O, ए सर्कल विथ सेंटर O having two tangents PA and PB inclined। यहाँ से क्वेश्चन का भी पार्ट लिख सकते हैं, inclined to each other an angle of 80 डिग्री। डन। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, हैविंग 2 टेंजेंट्स PA एंड PB इंक्लाइंड टू ईच अदर एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। देन हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है प्यारे बच्चों, तो हमें एंगल POA ये वाला एंगल ढूंढना है, एंगल
POA। तो अब आप देखो इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दो तरीका बताता हूं। पहला तरीका देखो, क्या देख सकते हो, देखो ये भी तो रेडियस ही होगा ना, ये भी रेडियस होगा। तो PA एंड PB टेंजेंट है, OA एंड OB रेडियस है। तो क्या लिख सकते हैं, हेयर डायरेक्ट लिखो OA परपेंडिकुलर टू PA एंड OB परपेंडिकुलर टू PB फ्रॉम 10.1 थ्योरम। डायरेक्ट लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हैं, here PA and PB are tangents and OA and OB are radius, therefore OA perpendicular to PA and OB perpendicular to PB। लैंग्वेज आपका हो सकता है। नाउ इससे क्या पता चलता है, therefore एंगल, ये जो एंगल शॉर्ट में लिख सकते हो A, या पूरा लिख लो, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर। अच्छा बच्चों, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 80 दिख रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो, इन क्वाड्रिलेटरल OAPB फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या लिख सकते हैं, एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल OBP ये वाला एंगल हो गया OBP। और इस एंगल को क्या बोलेंगे, इस पूरे एंगल को देखो ना, यहाँ पे ये एक साइड ये हुआ, एक साइड ये हुआ, दूसरा ये हो गया, तीसरा और ये हो गया चौथा। तो ये जो AOBP है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इस पूरे का नाम क्या होगा, AOB। एंगल AOB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अरे क्लियर है क्या, अरे क्लियर क्या है। तो अगर यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो क्या है, OAP का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, प्लस APB का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज 80 डिग्री, अब प्लस एंगल OBP का वैल्यू कितना है, ये वाला एंगल का वैल्यू, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, अब प्लस ये हमें नहीं पता, एंगल AOB हमें बिल्कुल नहीं पता है बच्चों, तो वही तो पता करना है। तो कर लेंगे ना, 90 प्लस 90 कितना होगा, 180, और 180 में वापस 80 ऐड कर दो, 0 8 8 16 है ना, 260 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा 260 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपको एंगल AOB चाहिए, तो 260 को उधर ले जाओ, तो एंगल AOB इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, देयरफॉर एंगल AOB जो आ रहा है बच्चों वो आपको 100 डिग्री आ रहा है, एंगल AOB 100 डिग्री आ रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा 100 डिग्री है। अब समझो यहाँ पे क्या, गौर से देखो, अगर गौर से देखो, ये वाला ट्रायंगल जो है ऊपर वाला जिसका नाम है AOP, और ये जो ट्रायंगल दिख रहा है BOP, क्या ये आपस में कन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे, अरे होंगे कि नहीं होंगे। 10.2 थ्योरम जब प्रूफ किया था तो हम लोगों ने इसको RHS से प्रूफ किया था कि नहीं किया था, अरे याद आ रहा है क्या। तो हम लोग यहाँ पे चाहे तो इस चीज़ को लिख सकते हैं, इस चीज़ को चाहे तो लिख सकते हैं, है ना। क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे यहाँ पे, डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना, क्योंकि ऑलरेडी प्रूफ किया है। नहीं तो यहाँ से ये चीज़ लिखना पड़ेगा कि ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP आर कन्ग्रुएंट होता है, आर कन्ग्रुएंट। चाहे अभी कन्ग्रुएंट करने से पहले नहीं तो एक बार तुम कर ही लो इसको, इन ट्रायंगल करके लिख दो, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ से लिख सकते हो, देखो यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, एंगल A, देखो यहाँ से AOP लिया है, यहाँ से BOP लिखा है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, शॉर्ट में लिखता हूँ 90 डिग्री है, ठीक। इसके अलावा देखो OA इक्वल टू OB है, चेक करो ये क्या है, रेडियाई
है ना, ऑफ सेम सर्कल। दूसरा ओ पी इक्वल टू ओ पी, ओ पी इक्वल टू ओ पी, ये क्या है, कॉमन है। अरे है या नहीं है बताओ। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ पी आर कन्गुरेंट, ए ओ पी इज कन्गुरेंट विथ ट्रायंगल बी ओ पी। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अरे क्या क्लियर है क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब होगा देयरफॉर एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल बी ओ पी, बी ओ पी। इसका मतलब ये हुआ कि AOP ये वाला एंगल और BOP ये वाला एंगल आपस इक्वल होगा, इक्वल टू x से, इसको मैं x मान लेता हूं। और ये कहां से आया है, तो साइड में लिख सकते हो CPCT, ठीक है, यहां पे क्या लिख सकते हैं, CPCT, है ना। उसके बाद अगर आप देखो, मेरे पास जगह नहीं, इसको हटाना ही पड़ेगा, मैंने अगले क्वेश्चन के लिए इसको लिख के रखा था बट जगह है नहीं यहाँ पे, तो थोड़ा हम लोग बाद में इसको लिखेंगे, पहले आप इसको देखो, अच्छे से समझ लो। इसके बाद क्या हो गया, अब गौर से देखो, ये दोनों आपस में, मैंने इनको भी x ले लिया, इसको भी x ले लिया, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये जितना है उतना ही है, तो इसलिए मैंने लिखा एंगल AOP इक्वल टू BOP दैट इज इक्वल टू x। अब बच्चों अभी देखो, जो AOB है वो 100 डिग्री आया हुआ है, तो लिख सकते हैं, है ना, ऑल्सो एंगल AOB इज इक्वल टू 100 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOB को ब्रेक करके लिखो, एंगल AOP प्लस एंगल BOP इज इक्वल टू 100 डिग्री। और आपको देखो AOP और BOP को अभी हमने x माना है, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। तो यहाँ से क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 100 डिग्री अपॉन 5, सॉरी 5 करते हैं, 2 कट करके कितना आ जाएगा, 50। तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 50 डिग्री। और 50 डिग्री मतलब क्या है, AOP। देखो आपको ढूंढना था PO है, POA बोलो या AOP बोलो, सेम ही चीज़ है। यहाँ पे AOP जो है वो रियल में क्या है, POA है, ये जो AOP है क्या है, PO है। देयरफॉर लिख सकते हैं एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो अपना ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए। बोलोगे सर कितना टाइम ले लिया है क्वेश्चन में, मैंने इस क्वेश्चन को सिर्फ समझाने के इतना टाइम लिया है, आपके लिए बिल्कुल आसान था। 90 90 180 180 प्लस 80 260, यहाँ क्वाड्रिलेटरल दिख रहा था, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, 360 माइनस 260 इजिकल टू 100। यहाँ पे जो एंगल हो रहा है ये दोनों आपस में इक्वल होगा, पूरा ये एंगल 100 डिग्री है, तो इसका आधा क्या होगा, 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गई ये बात। लेकिन चूंकि इसको मुझे एक्सप्लेनेशन देना था, इसीलिए मैंने इतना टाइम लिया कि अगर इसी क्वेश्चन को लिखने के लिए आ जाए तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। 2-3 मार्क्स में अगर पूछ दे कभी, है ना, इजी पेपर में, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, जो दिया हुआ है पहले वो लिखो, फिर उसके बाद क्या कर रहे हो वो स्टेप बाय स्टेप लिखो। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। इसको तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा देखो यहाँ पे बता देता हूँ, जल्दी जल्दी में बताता हूँ, है ना। इसको छाप लो, कोई दिक्कत नहीं रखना यहाँ पे, इसको छाप लो। अब नेक्स्ट करते हैं, यहीं पे देखो कि अगर मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ कि इस वाले पार्ट में इसको अगर मुझे, आपको दिख रहा होगा, देखो ऐसे भी कर सकते थे, मतलब CPCT यहाँ पे भी लगेगा, बट ऐसे भी कर सकते कि अगर आप बोलोगे, अच्छा CPCT छोड़ो, दूसरा तरीका, सर ये 90 है, मैं बोला हाँ 90 है, ओके। उसके बाद मुझे ये वाला एंगल चाहिए, यहाँ पे ये वाला, मुझे इतना पता है, मुझे इतना पता है, ये नहीं मुझे पता है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ऐसे थिंकिंग के लिए बता रहा हूं कि ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल क्या होगा, आपस में कन्ग्रुएंट होगा, ये तो पक्का है। तो अगर ये वाला वैल्यू यहाँ पे गौर से देखो, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल का ये एंगल अगर मान लो y है, और ये ट्रायंगल भी एंगल क्या होगा, एंगल का, ये ट्रायंगल का एंगल क्या होगा, y होगा। क्यों होगा y, क्योंकि फिर से वही बात है, ये 90 90 ये इसके साथ इक्वल, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल है। अरे होगा कि नहीं, तो डायरेक्ट वहां से लिख सकते हैं एंगल APB इज इक्वल टू 80 डिग्री दिया है, तो एंगल APB को हम y प्लस वाई लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 80 डिग्री। क्लियर है ना, 2y इक्वल टू 80 डिग्री, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 40 डिग्री। y का वैल्यू कितना आ गया, 40 डिग्री। आप बोलोगे सर ये वाला एंगल जो है ना, ये 40 डिग्री आ रहा है सर, मतलब ये भी 40 डिग्री आ रहा है, ये भी CPCT से ही हुआ है, मतलब ये दोनों कन्ग्रुएंट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये और ये आपस में इक्वल होगा। लेकिन अब देखो इसको यहां पे 40-40 करने के बाद मुझे तो ये चाहिए ना, तो ट्रायंगल AOP में आप एंगल सम पर पट्टी लगा दो,
ASP, तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये एंगल A प्लस ये जो y है ये, और मान लो यहाँ पे इसको x, y प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो एंगल A का वैल्यू कितना है 90, प्लस y का वैल्यू अभी निकाला 40, अब प्लस x का वैल्यू ढूंढना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, अब प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से उसको उधर लेके जाओगे तो x इज इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 130, यहाँ से भी कितना आएगा 50 डिग्री आ जाएगा। मतलब अभी भी ऑप्शन आपका आ रहा है। रियल में ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कन्ग्रुएंट होते हैं। अगर ये बात आपको पता है तो आप या तो इधर से करो या उधर से भी कर सकते हो। थोड़ा कन्ग्रुएंसी का हेल्प तो लेना ही पड़ेगा। ये दोनों मैं इक्वल क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है, तो CPCT से ये दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ पे मैंने कुछ देर पहले इस एंगल को निकाला था 100 डिग्री, फिर मैंने CPCT से बोला था ये दोनों आपस में, यहाँ भी x प्लस एक्स किया था, बट यहाँ पे क्या हो गया डायरेक्ट x ही ढूंढना था, इसलिए हमने x निकाल लिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ये y ढूंढ रहे हैं जो मैंने y इक्वल टू 40 निकाला, बट ये नहीं पूछा है, पूछा है यहाँ का, तो मैंने इसको x बनाया और फिर ऊपर वाले इस ट्राइंगल में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी बना दिया और क्वेश्चन आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो इसको लिखो। आओ बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। पहले एक सर्कल तो बना लो, ये हो गया हमारा सर्कल। अरे वाह क्या बात है, पूरा गोल हो रहा है। इसका जो सर्कल है तो सर्कल में बहुत सारे डायमीटर होते हैं, एक डायमीटर हम बना लेते हैं, इसका सेंटर मान लेते हैं O है, ये पॉइंट A है, दिस इज पॉइंट B। इस पॉइंट B पे एक टेंजेंट बना लो, इस पॉइंट A पे एक टेंजेंट बना लो, है ना। मेरे पास है ना, मैं स्केल यूज नहीं कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो। आप स्केल से करना, आप स्केल से करना। सर्कल को अच्छे से राउंडर के हेल्प से बनाओ, थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। वैसे ये भी चल जा रहा है, बट मुझे थोड़ी ना एग्जाम देना है, आपको देना है, तो आपको अच्छे से लिखना है। चलो देखो, तो यहाँ पे बच्चों एक टेंजेंट हम लेते हैं PQ और यहाँ पे एक टेंजेंट लेते हैं CD। अब आपको क्या प्रूफ करना है वो तो पता ही चल गया कि ये दोनों टेंजेंट जो सर्कल के डायमीटर के एंड पे बनाए गए हैं वो आपस में पैरेलल होता है। ये हमें ऐसा प्रूफ करके दिखाना होगा। दिखने से लग रहा है ऐसा नहीं, अपने मन से ऐसे बना करके टेंजेंट मत बना देना, बोलना कि हाँ प्रूफ हो गया। ये प्रूफ करके मैथमेटिकली स्टेटमेंट देकर प्रूफ करना होगा। तो सबसे पहले गिवन में लिखो। गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में क्या लिखोगे, ए सर्कल विथ सेंटर O having two tangents PQ and CD at point of contact। ये जो गिवन पार्ट है आप अपने मन से लिख सकते हो, जैसा आपका मतलब सेंटेंस फ्रेम करने आता है एक ढंग से आप लिख देना। ये सर्कल विद सेंटर O हैविंग टू टेंजेंट्स PQ एंड CD at point of contact B and A respectively, at point of contact B and A respectively। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत हो सकता है क्या? अरे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये आप अपने मन से लिख सकते हो। देन सेकेंड थिंग क्या है, ये हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हैं। तो टू प्रूफ में क्या लिखोगे, अरे टू प्रूफ में क्या लिखोगे, टू प्रूफ में लिखोगे क्या, PQ पैरेलल CD। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। डर किस बात की, प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चों कुछ आइडिया तो दो, कहाँ से शुरू करूँ? कुछ आइडिया आपको लग रहा है क्या, कुछ आइडिया आपको लग रहा है क्या, क्या करना चाहिए? सर्कल है, दो ही थ्योरम है 10.1 10.2, टेंजेंट इक्वल होता है इन लेंथ एक्सटर्नल पॉइंट से। क्या यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है क्या? कुछ आइडिया नहीं लग रहा, कहाँ कोई एक्सटर्नल पॉइंट है? 10.1 बच गया, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। ये है अपना रेडियस और ये है टेंजेंट। क्या रेडियस एंड टेंजेंट आपस में 90 डिग्री होते हैं क्या? अरे ये स्टेटमेंट 10.1 का है कि नहीं, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर थ्रू देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हो गया। क्या इस तरह से ये भी होगा क्या, या ये भी होगा क्या? अरे ये भी होगा क्या? क्या 90 डिग्री आ रहा है क्या? कुछ और दिमाग लगाओ, कुछ और दिमाग लगाओ। क्लास 7 क्लास 8 कुछ याद आया? अरे याद आना चाहिए कि अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हो रहे हैं, यहाँ पे दो तरह की बातें। पहले से अगर पैरेलल दिया है
तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, और अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल दिया है तो लाइन पैरेलल होता है। अभी यहाँ पे मुझे लाइन पैरेलल करके दिखाना है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल करके दिखाना पड़ेगा। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन, अगर इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा हो तब पर भी लाइन पैरेलल होता है। याद आया आपको? दो अगर लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। लेकिन इफ सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री देन द लाइन्स आर पैरेलल। याद आ गया होगा? याद आ गया होगा? तो ये वाला कंसेप्ट आपको यहाँ लगाना है। देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो हेयर, पहले ये बात लिख दो, ओ ए परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, 10.1 थ्योरम। या तो ये लिखो या लिखो टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिखता हूँ, टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये स्टेटमेंट लिख दो या 10.1 लिख दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये वाला इस पे परपेंडिकुलर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दूसरा एंगल ओ बी क्यू या ओ बी पी, जो भी लिखना है, एंगल ओ बी, मैं इधर से ये वाला लिख रहा हूँ, ये मैं अल्टरनेट लगाना चाहता हूँ। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो, आप चाहे तो इन दोनों का सम करके को इंटीरियर का कंसेप्ट लगा सकते हो, आप चाहे तो इन दोनों का अल्टरनेट लगा सकते हो, आप इन दोनों में को इंटीरियर लगा सकते हो। आपके पास ऑप्शन है, जो लिखना है लिख सकते हो। एंगल ओ बी पी लिख रहा हूँ, एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिखा देखो? ओ ए पी मतलब इसको लिख दिया हूँ, ओ बी पी मतलब इसको लिख दिया हूँ 90। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा? एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी। क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हो? क्या फ्रॉम 1 and 2 वी ऑब्टेन करके लिख लो, वी ऑब्टेन, हमें क्या मिल जाएगा? एंगल ओ ए पी एज इक्वल टू एंगल ओ बी पी। ये दोनों आपस में इक्वल है, 90 दिख रहा था। लेकिन गौर से देखो, क्या ये दोनों आपस में अल्टरनेट हो कि ये दोनों लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ऐसे एंगल को अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो क्या ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो रहा है क्या? अगर नहीं भी होता फिर अल्टरनेट एंगल तो होता ही, बट अगर इक्वल हो जाए तो लाइन पैरेलल होता है। तो इस केस में क्या लिखेंगे? बट, आप यहां से लिखो बट एंगल ओ ए पी एंड एंगल ओ बी पी आर अल्टरनेट एंगल। बट ये क्या निकल गया? ये तो अल्टरनेट निकल गया रे बाबा, अल्टरनेट एंगल मिल गया हमको। तो अल्टरनेट एंगल है अगर, इसका मतलब क्या होगा कि अल्टरनेट एंगल मुझे पता चल रहा है कि इक्वल भी है। ये अगर दोनों अल्टरनेट एंगल और ये मुझे पता चल गया कि ये इक्वल भी है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? अरे बोल तो दो। देयरफॉर क्या लिख देंगे? जो मुझे चाहिए, पी क्यू पैरेलल सी डी, क्योंकि ये दोनों लाइन ही इस अल्टरनेट एंगल को बना रहे हैं। और अगर ये अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो इसको बनाने वाला लाइन क्या होगा? अरे क्या होगा? पैरेलल होगा। तो इसको छापो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा आपको, कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्टीज थी नहीं। डायमीटर के अपोजिट वाले टेंजेंट को ड्रॉ करना था और फिर उसमें उसको पैरेलल प्रूफ करना था। तो कुछ मैथमेटिकल लॉजिक ढूंढने थे। तो यहाँ से जब आपने टेंजेंट थ्योरम लगाया 10.1 का, तो दिमाग में लगने लगा कि यार ये और ये तो 90 डिग्री हो रहा है। अगर आपको चाहिए तो आप ये भी लिख सकते थे, एंगल ओ ए पी इजिकल टू 90 डिग्री, एंगल ओ बी क्यू इजिकल टू 90 डिग्री। और फिर यहाँ से लिख सकते थे ओ ए पी प्लस ओ बी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। और वहाँ से लिख सकते थे कि एज एंगल ओ ए पी एंड ओ बी क्यू आर को इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर CD पैरेलल PQ, बिकॉज क्या वहाँ पे रीजन हो जाता कि व्हेन द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री देन लाइन फॉर्मिंग दीज एंगल्स आर पैरेलल।
स्टेटमेंट लिखने की बात है, कुछ भी लिख सकते हो, बट ये ज़्यादा सिंपल है, अल्टरनेट वाला ज़्यादा सिंपल है, तो इतना हम लोग उधर नहीं जाते, बट ये भी ऑप्शन था। तो इसको छापो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलो छापो इसको। आओ बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे चेक की जा रही है, थोड़ा समझो। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। कुछ समझ में आया? अरे कुछ समझ में आया? नहीं आया? अच्छा देखो, मैं एक सर्कल पहले कंसीडर करता हूँ। मैंने मान लो एक सर्कल ले लिया। अब बोल रहा है कि इस सर्कल पे कहीं पे किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेकर के, मतलब यहाँ से टेंजेंट होगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपने आप आ जाएगा। मैंने यहाँ पे एक है ना टेंजेंट बनाया, थोड़ा और पास से लेके जाते हैं, और पास से, यहाँ से ये रहा टेंजेंट। ओके ठीक है, मान के चलते हैं ये हमारा टेंजेंट है। तो बोल रहा है कि अगर आपको सपोज इसका नाम मैं ए बी ले लेता हूँ, इसका नाम ए बी ले लेता हूँ, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है। सर्कल का सेंटर कहीं ना कहीं होगा, सपोज दिस इज सेंटर हो। तो बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है और उसके ऊपर कोई टेंजेंट आपने ड्रॉ करके रखा है, तो जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, अगर वहां पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे अगर, तो पक्का है कि वो परपेंडिकुलर सेंटर से जाएगा। ये अगर आप ड्रॉ करोगे तो बोल रहा है कि ये परपेंडिकुलर सेंटर से ही जाएगा, इधर उधर से नहीं जाएगा। 10.1 थ्योरम याद करो, क्या बोलता था? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, उसका उल्टा है। रेडियस की चर्चा ही नहीं की गई है। यहाँ ये बोला गया है कि अगर आपके पास टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो एक ही होगा। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो तो वो सेंटर से जाएगा। ऐसा आपको प्रूफ करके बताना है। आप बोल सकते हो कि 10.1 थ्योरम जो पढ़ा है उसका ये उल्टा है, कन्वर्स है। तो सबसे पहले देखो, यहां पे मैं लिखता हूं लेट अस कंसीडर ए सर्कल विथ सेंटर O। एक सर्कल लिया मैंने जिसका सेंटर O है। लेट AB be a tangent at point of contact P। इस पॉइंट P पे AB हमारा टेंजेंट है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो बच्चों हमें प्रूफ क्या करना है? कि जो इस AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा वो सेंटर O से जाएगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि वी हैव टू प्रूव दैट द परपेंडिकुलर को शॉर्ट में से लिखते हैं, द परपेंडिकुलर है ना, द परपेंडिकुलर ऑन AB at point P, we have to prove that the perpendicular on AB at point P passes through center O। ये हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों इसको डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकते, यहाँ पे एक मेथड यूज करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। याद करो, कहीं याद आ रहा है? यस, याद आ रहा होगा। रियल नंबर में हम लोग पढ़ते थे √5, √3, √7 इरेशनल नंबर प्रूफ करना होता था। तो वहाँ पे हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं कि पहले मान लेते हैं कि √5 रेशनल है और बाद में हम लोग उसके साथ रेशनल की जैसा बिहेव करते हैं कि ये जैसे नहीं, कोई अपने घर का मेंबर नहीं है, मान लेते हैं अपने घर का मेंबर है, उसका शकल सूरत किसी तरह से ख़राब हो गया है, मान लो पहचान में नहीं आ रहा है, बोलेगा नहीं मैं तुम्हारे ही घर का हूँ, तो मान लो कि हाँ हमारे घर का मेंबर है, हमारे आसपास का है। वैसे घर के मेंबर का मतलब आसपास का।
क्योंकि घर के मेंबर तो पता ही होते हैं कितने होते हैं, बट आसपास का है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके बिहेवियर से पता चल जाएगा, उसके बोल चाल से पता चल जाएगा कि नहीं ये तो मेरे जैसा नहीं है, हम लोग जैसा बात नहीं करता, हम लोग जैसा खाता नहीं है, कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस दिखने लगेगा। तो फिर आप उसके हिसाब से डिसीजन लोगे कि क्या करना है उसके साथ। ठीक उसी तरह से √5 √3 में भी होता था कि पहले उसको रेशनल मानते थे, फिर रेशनल जैसा बिहेवियर उसके साथ करते थे, बाद में पता चलता था ये रेशनल का जो रूल हमने लगाया उसके वजह से वहाँ पे कुछ लोचा हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, जो बातें पहले गलत होती थी वो सही होने लगती हैं। तो फिर बोलते नहीं नहीं हमने गलत मान लिया था, हमने गलत मान लिया था, ऐसा नहीं है। फिर हम बोलते नहीं हैं कि हमारा जो है ना सपोजिशन है, जो हमने एजम्पशन लिया है वो रॉन्ग है, और फिर उसके बाद हम लोग बोलते थे कि ये जो नंबर रेशनल माना गया है वो रेशनल है नहीं, इरेशनल है। ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये सेंटर से पास नहीं कर रहा है, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास नहीं कर रहा है। तो कहाँ से पास कर रहा है? कहीं और से पास कर रहा है। फिर उसके बाद हम उसके साथ चेक करेंगे बाकी का कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है, और फिर मिला करके देखेंगे कि क्या जो हम अब मान लिए हैं कि ये सेंटर से पास नहीं जा रहा है, क्या ये बात सही है। अचानक से आपको कुछ पता चल जाएगा कि नहीं कि जो हमने माना है वो गलत हो रहा है, कहीं पे सही नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे कि जो मेरा एजम्पशन है वो रॉन्ग है, और ये जो रियल में लाइन इधर उधर से नहीं जा रहा है, ये सेंटर से ही जाएगा। अरे क्लियर है क्या? ये कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई क्या? तो आ जाओ यहाँ पे। तो वी शैल प्रूव दिस लिखता हूँ मैं यहाँ पे, लिख देता हूँ यहाँ पे, वी शैल प्रूव दिस बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, हम लोग इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। तो क्या करेंगे? देखो यहाँ से लेटस एज्यूम, लेटस यहाँ से प्रूफ कर रहा हूँ। एक्चुअली प्रूफ तो आपको पता ही है, मैंने पहले ही लिख दिया, चलो इस तरह से ही लिख देते हैं। लेटस एज्यूम दैट द परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, द परपेंडिकुलर ऑन AB at point P does not pass, है ना, doesn't pass through center O. Let it pass through another point, प्यारे बच्चों एक अलग पॉइंट है O डैश। लेट इट पास थ्रू अनदर पॉइंट O डैश। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ O डैश, ये है। यहाँ पे मैं मानता हूँ कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो रियल में इससे पास कर रहा है। यहाँ से जो मैंने परपेंडिकुलर बनाया है मान के चलता हूँ वो O डैश से। फिगर में आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, लेकिन ये मान के चलते हैं कि 90 डिग्री ही है। तो मैंने लिखा कि लेट अस एज्यूम दैट द परपेंडिकुलर ऑन AB के ऊपर जो मैंने परपेंडिकुलर बनाया है वो मैं अब इसको नहीं दिखा रहा हूँ सेंटर से, मैं दिखा रहा हूँ कि कहीं साइड से दिखा रहा हूँ। मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि ये 90 डिग्री ही है ना, ये 90 डिग्री ही है, लेकिन ये 90 डिग्री से छोटा दिख रहा है, डायग्राम में छोटा दिख रहा है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो परपेंडिकुलर है सेंटर से नहीं जा रहा है, कहीं अलग से जा रहा है। तो जैसे ही थोड़ा सा डायरेक्शन दिखाओगे तो पक्का है कि, और वैसे भी हमको पता है कि ये होने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं सेंटर से ही जाता है परपेंडिकुलर, तो दिखेगा तो वैसे ही। लेकिन मैं इसको कहीं ना कहीं भ्रम में ला रहा हूँ कि नहीं बेटा तू इधर से नहीं जाएगा, तू थोड़ा साइड से जा रहा है। तो वो चीज़ दिखा रहा हूँ कि जो परपेंडिकुलर है वो पॉइंट P पे डज नॉट पास थ्रू सेंटर O, लेट इट पास थ्रू अनदर पॉइंट O डैश। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ज्वाइन ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसको मैं लिख देता हूँ एंड, है ना, O डैश। फिर इसके बाद लिख देते हैं यहाँ पे इसके आगे ज्वाइन P O डैश। फिर इतना हम लोगों ने P और O डैश को ज्वाइन कर दिया। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी आपको, इतनी बातें क्लियर हो। जब इतनी बातें क्लियर होगी तो अब देखो हम लोगों ने जो बनाया, जैसा हमने बताया कि ये जो परपेंडिकुलर है वो O डैश से ज्वाइन कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एंगल P, देखो यहाँ पे देयरफॉर एंगल P नहीं, यहाँ से हो जाएगा O डैश PB, देयरफॉर एंगल O डैश, यहाँ पे P और यहाँ पे B, एंगल O डैश PB
ओ डैश पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा एजम्पशन के हिसाब से मैंने जो लिखा है, लेट अस एज्यूम दैट द परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट पॉइंट पी डज नॉट पास थ्रू सेंटर ओ, लेट इट पास थ्रू अनदर पॉइंट ओ डैश। और फिर मैंने पी ओ डैश को ज्वाइन किया। इससे क्या पता चल रहा है कि ओ डैश पी बी क्या है, 90 डिग्री। ये हमारे एजम्पशन की वजह से, मतलब ये जो मैंने बताया कि ओ से नहीं जा करके ओ डैश से जा रहा है, तो पहले से ही बोला गया है कि इसका जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से जाना है, प्रूव करना है। लेकिन मैंने बोला नहीं, ये ओ से नहीं जाएगा, ये ओ डैश से जाएगा। तो ओ डैश से जाएगा तो है तो परपेंडिकुलर ही ना भाई साहब, मैंने तो परपेंडिकुलर ही डाला है और मैं बोल रहा हूँ ओ से नहीं जा रहा है, वो ओ डैश से जा रहा है। इसका मतलब ओ डैश पी भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अरे क्या क्लियर है क्या? लेकिन यहां पे देखो, बट क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ पी बी इज ऑल्सो 90 डिग्री। जो एंगल ओ पी बी है वो भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ही होगा। इक्वेशन नंबर 2 रीजन लिख सकते हैं वहां पे। ओ पी क्या है, रेडियस, पी बी ए बी क्या है, टेंजेंट। तो यहां से लिख सकते हैं क्या, रीजन क्या है, टेंजेंट एंड रेडियस, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अरे ये बात क्लियर है क्या? अच्छा बच्चों आप खुद बताओ, OPB भी बोल रहे हैं हम 90 डिग्री हैं और O डैश पी भी बोल रहा है कि मैं 90 डिग्री हूं। इक्वेशन 1 और 2 को देखो गौर से, O डैश पी भी बोल रहा है कि मैं 90 डिग्री हूं, ये O डैश पी भी, और OP भी बोल रहा है ये मैं 90 डिग्री हूं। दोनों एक समय में 90 डिग्री कैसे हो सकता है, जबकि यहां O डैश पी भी तो छोटा दिख रहा है। अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखा जाए, इससे क्या पता चलता है, अगर आप देखोगे तो इसको यहां से लिख सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, या बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखा जा सकता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी ऑब्टेन, क्या मिलेगा हमें, एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ डैश पी बी। ये मिल रहा है हमें। इससे हमें क्या मिल रहा है कि OPB और O डैश PB तो आपस में इक्वल है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो दोनों 90 डिग्री तभी हो सकता है जब इस दोनों एंगल को फॉर्म करने वाला जो आर्म है वो दोनों सेम है। तो ये वाला PB तो आप देख रहे हो पहले से सेम ही था, वो टेंजेंट का पार्ट है। इसका मतलब क्या होता है कि ये लाइन क्या इंडिकेट करता है कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है व्हेन OP एंड O डैश P कोइंसाइड, जब वो दोनों एक दूसरे से, ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। O डैश P आकर बोलेगा OP भाई साहब मैं तुम्हारे ऊपर से ही जाऊंगा, समझ रहे हो, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो इसके साथ चिपक गया ये तभी हो पाएगा कि ये दोनों एंगल इक्वल हो पाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि O डैश P देखो OP से कोइंसाइड कर गया, मतलब ये जो लाइन है वो ऑब्वियस सी बात है O और O डैश सेम हो गए ना, मतलब ये जो लाइन है परपेंडिकुलर वो कहां से जा रहा है, अरे कहां से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, देयरफॉर जो हमारा स्टेटमेंट था उसको कॉपी और पेस्ट कर दो, द लाइन, देयरफॉर द लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट at point of contact, at point of contact always pass through ना THROUGH center of the circle। क्या क्लियर है क्या? तो जो बच्चों मैंने बताया, ऑलरेडी मैंने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया इसमें, आप इसको एक बार, मैंने बहुत सिंपल करके बताने की कोशिश की है। मैं चाहता तो और 2-3 लाइनें लिख सकता था, एक नया इक्वेशन बना देता कि O डैश PB इज, हाँ, बाई लुकिंग द पिक्चर वी ऑब्जर्व दैट O डैश PB इज लेस देन OPB, है ना, बट वी आर गेटिंग दिस, सो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन
द लाइन ओ डैश पी एंड ओ पी कोइंसाइड। मतलब 2-3 तरीके से आप और भी वेरिएशन ला करके थोड़ा बहुत लिख सकते हो, बट मोर और लेस लैंग्वेज ऐसा ही रहेगा। करेंगे इसको कंट्राडिक्शन मेथड से। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझो। इसका लिखने का जो तरीका है उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। एक तरह से आप देखो, समझते हुए लिखो कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल को हमने पहले ही मान लिया था कि इसके ऊपर टेंजेंट सेंटर से जाने वाला जो लाइन है उससे नहीं जा करके कहीं और से जा रहा है, बट मुझे प्रूफ करना है कि वो सेंटर से ही जाएगा। तो मैंने मान लिया कुछ देर के लिए कि मान लेते हैं कि ये किसी अलग लाइन से जा रहा है। तो फिर कुछ देर के बाद पता चला कि अलग लाइन से जाने के बाद ये 90 डिग्री आ रहा है, ओ डैश पे भी मैंने माना है। लेकिन टेंजेंट थ्योरम से हिसाब से, ये 10.1 थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से ओ पी बी भी 90 डिग्री होता है। तो ओ पी बी भी 90 और ओ डैश पी भी 90, ये कैसे हो सकता है जब ओ डैश पी और पी कोइंसाइड करेगा। बस थोड़ा सा लॉजिकल स्टेटमेंट का हेरा फेरी करना था और इस तरह से आपका आंसर आ चुका है। तो इसको करो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, चलो करो। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 अभी भी जो किया उसके कंपैरिजन में बहुत ही ईजी है। पाइथागोरस थ्योरम का ये एक एप्लीकेशन है जो आप खुद से भी कर सकते हो। ट्राई करो, नहीं हुआ तो यहाँ देख लेना। क्या लिखा है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम। इस क्वेश्चन में मैंने देखा है जो बच्चों को डाउट होता है ना, वो इसका इंग्लिश का लैंग्वेज की वजह से होता है। कभी कभी उतना भी कम्प्लेक्स नहीं है बट डाउट हो जाता है, वो समझ नहीं पाता क्या दिया हुआ है। देखो एक पहले सर्कल लेता हूँ मैं, दिस इज द सर्कल। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, टेंजेंट का लेंथ हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से काउंट किया जाता है। ये मान लो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मान लो इसका P है, यहाँ पे मैं एक टेंजेंट बना भी देता हूँ। ठीक, तो क्वेश्चन को अगर देखोगे तो पहले मैं इसको जो डिजाइन करता है वो डिजाइन करते हैं ना, पहले इसको एग्जिस्टेंस में लाते हैं। क्या है, मान लो ये हमारा AB एक टेंजेंट है, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, लेट अस कंसीडर ए सर्कल विथ सेंटर O, लेट AB be a tangent, to the circle at point of contact P। ठीक, अब समझो क्वेश्चन को। द लेंथ ऑफ टेंजेंट इधर से या इधर से, फ्रॉम पॉइंट ए, तो पॉइंट ए से लेते हैं, एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये पॉइंट ए सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे है, ये वाला डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ये समझने वाली बात है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, यहाँ पे रुक जाओ, मतलब इस पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ लेना है। एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है। ए कहाँ है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो सेंटर यहाँ है, ए यहाँ है, तो ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। उस पॉइंट ए से डिस्टेंस जो दिया है टेंजेंट का, वो दिया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो है वो 4 सेंटीमीटर है। फिर से समझो, बच्चे यहाँ पे कभी 4 लिख देते हैं, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, यही गलत हो जाता है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, टेंजेंट की लेंथ की, इसकी बात हो रही है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, इस पॉइंट ए से एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। तो क्या ये लेंथ, टेंजेंट की लेंथ की बात हो रही है क्या, तो डायरेक्ट दे देता, नहीं, इस पॉइंट ए से टेंजेंट की लेंथ पे रुक गया और फिर इस पॉइंट ए के बारे में बताने लगा। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट क्या है, एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ए सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है और इस पॉइंट ए से जो टेंजेंट की लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। इस लाइन का मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए। बस इतना समझ में आने के बाद अब कुछ रहा नहीं, ये आपको पता है, इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। मान लो ये रेडियस, तो बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, गिवन जो अपने पास है ना, वो क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो मैंने लिख दिया, हेयर लिख दो, क्या क्या देख रहे हो, ओ ए इज इक्वल टू लिख दो 5 सेंटीमीटर। इसके बाद ए पी इज इक्वल टू, दैट इज टेंजेंट लेंथ, इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एंड टू फाइंड क्या करना है, ओ पी निकालना है,
OP वी हैव टू फाइंड। तो लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OPA, इन ट्रायंगल OPA। प्यारे बच्चों बता सकते हो, अरे बता सकते हो क्या हो जाएगा, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस दैट इज OA स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। डन, अरे डन, बिल्कुल क्लियर। OA का वैल्यू 5 है सर, ये ले लो। OP का वैल्यू, अरे OP का वैल्यू बोल तो दो, OP बता दिया आपने, नहीं पता है अभी सर, ठीक है, OP स्क्वायर। AP का वैल्यू 4 स्क्वायर, अरे आ गया क्या, क्या सब कुछ रेडी है, अब खाना है सिर्फ 25 इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 16। क्या इस 16 को इधर ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं सर। 25 माइनस 16 इक्वल टू OP स्क्वायर, 25 में से 16 जाएगा 9 इक्वल टू OP स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या, 9 इक्वल टू OP स्क्वायर है, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं OP स्क्वायर इक्वल टू 9, और OP रेडियस है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो सिर्फ √9 लिखेंगे, और OP का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। सेंटीमीटर लगा दो क्योंकि सब सेंटीमीटर में, तो जो रेडियस था वो बच्चों कितना आ चुका है, 3 सेंटीमीटर। वही तो पूछा गया था, अरे वही तो पूछा गया था। तो ये जो यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, आप मत करना, इस लाइन को अच्छे से समझना। बाकी ये सब बहुत ही आसान है, तो इस पर ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाया, वैल्यू पुट किया, और इसके बाद यहाँ पे आप देख ही सकते हो, इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट आ जाता है। वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पढ़ने के बाद प्लस माइनस लिखने लगते हैं बच्चे, आप मत करना। क्यों, लिख भी दोगे तो बाद में लिख सकते हो नेगेटिव वैल्यू शुड बी डिस्कार्डेड बिकॉज रेडियस नेवर बी नेगेटिव। तो क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, तो इसको छापो, फिर क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। 9th में भी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। क्या है देखो, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। सबसे पहले कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको समझ में आना चाहिए। कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे होते हैं जिसका सेंटर कॉमन होता है। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. कुछ समझ में आएगा, समझ में आएगा। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले एक सर्कल है हमारे पास जो कि है ना, हाँ पूरा गोल है। दूसरा सर्कल को थोड़ा सा डिजाइन बनाना पड़ेगा ढंग से, है ना। मान के चलो दूसरा सर्कल यहाँ पे थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाता हूँ, है ना। ये हो गया हमारा दूसरा सर्कल। मैनेज कर लेना आप, मैनेज नहीं करोगे तो थोड़ा और ट्राई करता हूँ, है ना। चलो अभी मैनेज कर लो। देखो बच्चों, ये जो सेंटर दिख रहा है ना, ये छोटे सर्कल का भी है, बड़े सर्कल का भी है। 2 रेडियस दिया है, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। आपके पास ये वाला है 5 सेंटीमीटर, सपोज दिस इज 5 और दिस इज 3। इसका सेंटर मान लेते हैं O। तो बोल रहा है कि जो 2 कंसेंट्रिक सर्कल दिख रहा है रेडियस 5 और 3 का, उसमें क्या हो रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। मतलब इस वाले सर्कल को अगर देखोगे तो इसको टच करना चाहिए, तो इसको टच करता हुआ अगर लाइन कोई जाएगा तो ऐसे जाएगा। तो ये पॉइंट सपोज P है मान लो, खुद से देखो, इस छोटे वाले सर्कल का जिसका सेंटर O है, उसके लिए यहाँ से अगर मैं इसका नाम दे दूँ A और इसका नाम दूँ B, आपको नहीं लग रहा है कि AB इसके लिए टेंजेंट है, और ये AB देखो यहाँ पे बड़े वाले सर्कल में ये दोनों पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए कॉर्ड हो गया। तो अब आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। 2 कंसेंट्रिक सर्कल था हमारे पास जिसका रेडियस 5 और 3 दिया था, बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मतलब आपको AB निकालना है। पहले क्वेश्चन को समझ लो, डिकोड कर लो, AB का वैल्यू निकालना है। जो AB बड़े वाले के लिए कॉर्ड का काम कर रहा है और दूसरे के लिए क्या कर रहा है, हाँ टेंजेंट का काम कर रहा है। तो लिखो यहाँ पे लेट, है ना, let us consider 2 concentric circles
Let us consider two concentric circles centered at O. Let us consider two concentric circles centered at O. AB इसके साथ लिख सकते हो, let AB be the chord of larger circle which touches the smaller circle at point P. Let AB be the chord of larger circle which touches the smaller circle at point P. Therefore AB is tangent to the smaller circle. क्या इतना क्लियर हो गया? Let us consider two concentric circles centered at O. Let AB be the chord. मैंने मान लिया कि AB एक chord है बड़े वाले सर्कल के लिए. Let AB be the chord of larger circle which touches the smaller circle at point P. अगर इस तरह से ऐसा हो रहा है, इसका मतलब AB जो छोटा सर्कल है उसके लिए क्या हो गया? Therefore AB is tangent to the smaller circle. अरे यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है. अब देखो, मैं ना क्या करता हूँ बच्चों, इधर से OP को ज्वाइन करता हूँ, इधर से OA को ज्वाइन कर देता हूँ. क्या आपको लग रहा है ये जो OA है वो कितना होगा? अरे कितना होगा बोलो ना. OA 5 होगा कि नहीं होगा? OA 5 होगा. और ये जो OP है वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. ये वाला रेडियस, तो ये भी वाला क्या होगा? रेडियस हो जाएगा. तो यहाँ पे के लिए क्या लिख सकते हैं? हेयर OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है ऑलरेडी. इसके बाद क्या दिया हुआ है बताओ? OP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. क्लियर? यहाँ पे OA का वैल्यू और OP का वैल्यू आपको पता है. तो अगर देखोगे तो OP और AB आपस में क्या होगा? ऑल्सो मैं लिख सकता हूँ OP परपेंडिकुलर. ये जो OP है वो AB के ऊपर में परपेंडिकुलर होगा. शॉर्ट में लिख देता हूँ 10.1 थ्योरम. नहीं तो आप पूरा लिखना टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. मैं शॉर्ट में 10.1 लिखा. आप क्या लिखना चाहते हो? अगर 10.1 याद नहीं रहता है कि टेंजेंट, देखो ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो यहाँ पे टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है. चलो वापस आ जाओ. देयरफॉर एंगल OPA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. ये वाला जो एंगल है ये हो गया 90 डिग्री. नाउ अप्लाइंग फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OPA. क्या हो जाएगा बताओ? ये 90 के सामने OA स्क्वायर हाइपोटेनस इक्वल टू इधर से क्या हो जाएगा? OP स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? AP स्क्वायर. क्या OA पता है क्या? हाँ पता है, 5 का स्क्वायर. क्या OP पता है क्या? हाँ पता है, 3 का स्क्वायर. क्या AP नहीं, यही तो ढूंढना है. AP स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AP स्क्वायर. इस 9 को इधर लेके आओ, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AP स्क्वायर. और यहाँ से 25 माइनस 9 करोगे तो क्या आएगा? 16 इक्वल टू AP स्क्वायर. देयरफॉर AP स्क्वायर इक्वल टू 16 लिख लो. और अगर AP स्क्वायर 16 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AP स्क्वायर अगर 16 आ रहा है तो AP का वैल्यू क्या हो जाएगा? √16. तो AP का वैल्यू क्या हो जाएगा? सबको पता है √16 का वैल्यू 4 होता है. तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू 4 आ जाएगा. AP का वैल्यू क्या आ गया? 4. आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है? उस कॉर्ड का लेंथ निकालना है जो छोटे वाले सर्कल को टच करता है. या बोल सकते हो इस सर्कल छोटे वाले के लिए जो यहाँ पे टेंजेंट बन रहा है AB है ना, उस टेंजेंट AB का लेंथ निकालना है. तो टेंजेंट का बात तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, कॉर्ड भी दिख रहा है AB. फिर लग रहा है कि AP तो निकल चुका है, टेंजेंट का लेंथ जो है AP
ये टेंजेंट का लेंथ है, इधर से देखेंगे तो पी बी भी टेंजेंट का लेंथ है। तो आप गौर से देखोगे तो गौर से क्या दिखने में लग रहा है, क्लास 9th का एक थ्योरम याद आ रहा है कि अगर कोई भी लाइन सेंटर से कॉर्ड के ऊपर में जाती थी तो वो सामने वाले कॉर्ड को बाइसेक्ट करती थी। याद आया? अगर कोई भी लाइन सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर में परपेंडिकुलर होती थी तो उस कॉर्ड को क्या करती थी वो बाइसेक्ट करती थी। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हमें तो चाहिए ए बी का वैल्यू। हमें क्या चाहिए था, मैंने आपको लिख के बताया था शुरू में, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी। तो ए बी का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 2AP। ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए पी मिल चुका है, ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 2AP एंड ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू ए पी का वैल्यू कितना है 4। यहाँ से ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यही हमें चाहिए था और मुझे मिल गया। तो आप बोलोगे सर ये आप डायरेक्ट ए बी इज इक्वल टू 2AP लिखे हो, इससे पहले कुछ लिख दो, क्योंकि सीधे हमें याद तो नहीं आएगा, एग्जामिनर को कुछ बताना पड़ेगा कि मैं क्यों यूज कर रहा हूँ ए बी इज इक्वल टू 2AP। तो यहाँ पे लिख सकते हो द लाइन, है ना, परपेंडिकुलर, द लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम center to any chord bisect the chord। The line perpendicular from center, the line perpendicular from center to any chord, किसी भी chord के ऊपर में अगर लाइन आता है तो उसको बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये आधा 4 मिल गया तो ये भी कितना होगा 4 ही होगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा इस ए पी का डबल। तो देयरफॉर यहाँ से ए बी इज इक्वल टू 2AP और हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था। कंसेंट्रिक सर्कल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। 2 सर्कल दिख रहे थे, उसका रेडियस दिया हुआ था, हम लोगों ने उसको समझा, फिर देखा यहाँ पे कि 2 रेडियस दिया है तो हम यहाँ से ये वाला लाइन रेडियस है और ये टेंजेंट है तो आपस में परपेंडिकुलर होगा। और रेडियस टेंजेंट जहाँ पे परपेंडिकुलर हो गए तो यहाँ से एक ट्रायंगल दिखा जिसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते थे। पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही AP मिल गया और AP मिलने के बाद मैंने कुछ देर सोचा अच्छा मुझे ढूंढना क्या है, तो मुझे जवाब मिला कि मुझे AB ढूंढना है। तो AB तो छोटे वाले के लिए टेंजेंट की तरह है और बड़े वाले के लिए क्या है कॉर्ड की तरह है। तो टेंजेंट का लेंथ अगर देखा जाए तो सर्कल में देखो टेंजेंट का लेंथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से काउंट किया जाता है। इस सर्कल के लिए ये टेंजेंट का लेंथ है, इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट काउंट किया जाएगा, इधर से एक्सटर्नल पॉइंट काउंट किया। इसलिए बड़े वाले कॉर्ड सर्कल के हिसाब से सोचो कि ए बी जो कॉर्ड है कॉर्ड का लेंथ तुमको चाहिए। तो फिर दिमाग में आया कि क्लास 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि सेंटर से आने वाला लाइन सामने वाले कॉर्ड को क्या है बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, फिर दोनों को ऐड कर लिया तो 8। मैंने इसलिए लिखा यहाँ AP निकालने के बाद लिखा AB इक्वल टू 2AP। लेकिन ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, तो यहाँ लिख दिया द लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, कोई भी लाइन शॉर्ट में लिख दिया है कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है टू एनी कॉर्ड, है ना, सिंपली बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन रेडी हो गया। तो इसको समझते हुए लिखो और फिर हम लोग जो बाकी के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स वो दूसरे पार्ट में करेंगे। तो तब तक इसको प्रैक्टिस करो, फिर दूसरे पार्ट में जब आपको लगे कि इतना तो कंफर्टेबल हो तो दूसरे पार्ट का इसका वीडियो देखना, ठीक है। तो चलो प्रैक्टिस करो, फिर दूसरे पार्ट में मिलते हैं। ओके डन। तो अभी इतना ही रहते हैं आज क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय।